This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिज़नेस सेंटिमेंट के हवाले से कितनी ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है, जो सेक्टर्स इस वक्त मसाइल में हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है। ख़ास तौर पे हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से ये बात तो सामने आती है कि जी अगर हम टेक्सटाइल क्लोथिंग की बात करें तो हमने अपना शेयर शायद बांग्लादेश को दे दिया। हम अगर कॉटन यार्न की बात करें, जो हम यहाँ पे यार्न स्प्रिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो अब वो हम शायद वियतनाम को दे चुके हैं। वियतनाम में अगर देखें तो पिछले 4 साल में यार्न की धागे की प्रोडक्शन में तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। चाइना की बेताशा इन्वेस्टमेंट हो रही है वियतनाम में स्पिनिंग सेक्टर में। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हो रहा है, कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो एक वक्त था कि हम 15 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करते थे और आज हम बात करें 9.6 मिलियन बेल्स की। तकरीबन 3 मिलियन बेल से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तकरीबन 2.2 मिलियन बेल्स सिर्फ हमने इंडिया से इंपोर्ट किए हैं। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से तो मसाइल होते रहे, लेकिन जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग है उस हवाले से अगर पिछले माली साल में देखें तो हुकूमत ने तकरीबन 1 खरब रुपया तो सिर्फ डेट सर्विसिंग में दिया। अब अगर ऐसा होगा तो फिर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कटौती हमें करनी पड़ेगी। तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खालिद तावा साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। खालिद साहब प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू जी, या मोस्ट वेलकम। ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें इस वक्त कुछ सेक्टर्स की, स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल में जो मसाइल हैं, कॉटन यार्न वियतनाम में बेताशा बन रही है, चाइना ने बेताशा इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ पे, चाइना यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े अच्छे सब्जेक्ट शुरू किया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की हमेशा से बैकबोन रही है पाकिस्तान के लिए और सबसे मेजर सेक्टर ये है और रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि शुरू करते कल्टीवेशन से, जहाँ कॉटन की कल्टीवेशन जो है पाकिस्तान में बढ़ रही थी और चाइना ने पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के जो ग्रोवर्स हैं, किसान हैं, इनको नई टेक्नोलॉजी दीजिए और हमारी हील्ड जो है वो बढ़े। लेकिन कुछ गवर्नमेंटों की जो पिछली थी उनकी सुस रवि के शिकार, ये ब्यूरोक्रेसी के शिकार। मेरी खुद मुलाकात हुई कौंसल जनरल चाइना ने ये कंप्लेन करी कि हम 3-4 दफ़ा लिख चुके हैं कि हम अपने एक्सपर्ट भेजना चाहते हैं। ये कब की बात है? ताकि कोई 4 साल पुरानी, ताकि आपकी जो कॉटन की हील्ड है वो बढ़ जाए और दे डोंट चार्ज एनीथिंग। और ये फिर उन्होंने वियतनाम भेजा और दूसरे मुल्कों में भेजा और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन हमारे उनका जो प्रपोजल था, जो फ्री ऑफ चार्ज चीज़ें भेज रहे थे, एक्सपर्ट्स अपने भेज रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गया। आज अगर आप देखिए कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम क्यों हो रही है। हमारे पास कॉटन की बेल्ट है, सबसे अच्छी जो है वो मुल्तान और गिरदनवा का जो इलाका है, साउथ पंजाब, वो डेट इज़ द बेस्ट बेल्ट। आज वहाँ बजाय कॉटन के इसको रिप्लेस का आप कर रहे हैं शुगर के साथ। वहाँ कल्टीवेशन शुगर की ज़्यादा हो रही है और कॉटन जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। और हमारी गवर्नमेंट सो रही है, उसको ख्याल नहीं कि हम जो एरियाज़ हैं जहाँ की बेस्ट कॉटन प्रोड्यूस होती थी, आज कॉटन गिर रही है। उसकी क्या वजूहत है? अगर कोई सब्सिडी दी गई इन 6 महीनों में, तो आप ये देखिए सिर्फ शुगर मिलों को दी गई है, जबकि शुगर मिल मखसूस लोगों के हाथों में है। और किन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा ये सारा अवाम और सारा मुल्क जानता है। लेकिन जो आपकी बैकबोन है कॉटन, अफसोस कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 5-5, 6-6 घंटे की खुद मीटिंग करी। जैसे आपने शुगर मिल के हवाले से कहा, अगर पाकिस्तान में कोई 85 के करीब अगर शुगर मिल्स हैं, शुगर की अगर हम इस वक्त बात करें तो 2 चीज़ें हमें सामने नजर आती हैं। एक तो गंदम की पैदावार बड़ी ज़बरदस्त बम्पर पैदावार हो रही है, दूसरी तरफ फिर शुगर के हवाले से बात करें सरप्लस है, उसको भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। हमारी एक्सपोर्ट अगर देखें तो इस वक्त पहले 6 महीने में अगर 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स भी है, तो इसका मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हमारी एक्सपोर्ट हार्डली कोई 21 से 22 अरब डॉलर होगी। इससे मेरा ख्याल है आप 100% सही कह रहे हैं, शायद 23 भी टच ना कर सके, जबकि टारगेट हमारा 25 का है मिनिमम। और लास्ट फिस्कल का 27 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, 24 हुआ नहीं, और हम नहीं कर सकते। देखिए उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह ये पूरे दुनिया में एक का साथ बता रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा महवर था, जो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो बैकबोन कॉटन थी, हमने उसे डाइवर्ट किया
और वो 85 शुगर मिलों को वो करने के लिए हमने वहाँ जो हमारा एरिया कॉटन का था वो हमने शुगर से रिप्लेस किया। और शुगर हमारा सरप्लस है, शुगर की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी मार्केट कॉटन की है, और जो कॉटन एक पाकिस्तान इस्टेब्लिश है। और आज हद ये हो गई कि हम अब कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से भी और दूसरे ममालिक से भी। इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है कि इंडिया नेक्स्ट डोर नेबर है हमारा, और जिस दिन ये दुनिया के साथ बाजारी से निकलेगी इंडिया भी आपको देखिए कि जब हम अद्वियात के खाम माल की बात करते हैं तो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब कॉटन भी हमने 2 मिलियन बेल से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट किया। अब इंडिया पे डिपेंडेंस रहेगी हमारी खाम माल के लिए। देखिए, मैं आपसे यही बात करने जा रहा था कि अभी हम एक साथ बाजारी पूरी दुनिया में है, इंडिया हमें कॉटन दे रहा है। जिस दिन वैल्यू एडिशन में बेहतरी आ गई तो इंडिया आपको रॉ कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, आपको यार्न एक्सपोर्ट नहीं करेगा, दे विल गो फॉर द वैल्यू एडिशन। बिल्कुल ठीक। और हम अब आगे फंस जाएंगे, हमारी सारी स्पिनिंग, हमारी वैल्यू एडिशन, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू एडिशन की तरफ अभी तक वो तवज्जो नहीं दी है जो हमें देनी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी वैल्यू एडिशन से जब हम अपने गारमेंट्स और ये हमने तवज्जो दी है ना वैल्यू एडिशन पे। तवज्जो वो दी है कि हमने जो खुद करना था हमने वो तमाम की तमाम चीज़ें बांग्लादेश के हवाले शायद कर दी, और बांग्लादेश वो बना के 25-27 अरब डॉलर की गारमेंट की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। हमने किया है ना। देखिए, बांग्लादेश ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कराया, और तमाम यूरोप अमेरिका हर जगह उनको GSP प्लस पहले से मिला हुआ था, ड्यूटी फ्री तमाम चीज़ें उनको सहूलतें मौजूद थी। हमें भी मिला, आज पाकिस्तान को GSP प्लस मिला है, लेकिन एक उस वक्त मिला जब पूरी दुनिया में एक रिसेशन है, और इसके साथ साथ हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इतना बुरा नहीं है हमारी एक्सपोर्ट्स। मिसाल के तौर पे आज मैं कल इत्तेफाक से जर्मनी का कंपैरिजन कर रहा था पाकिस्तान के साथ, यू सरप्राइज कि आज जर्मनी के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट जर्मनी से पाकिस्तान की कम है। आजकल हमारे यहाँ इंपोर्ट के लिए तो सारी जगह चाइना छाया हुआ है, और पाकिस्तान की इस साल की जो सबसे बड़ी इस गवर्नमेंट की सक्सेस है वो मैं समझता हूँ CPEC है। अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और हमारी लोकल इंडस्ट्री को हिट ना किया जाए तो वो इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट है जो शायद पूरा टर्न अराउंड कर दे इस मुल्क की इकॉनमी को, अगर विद सर्टेन पॉलिसी चला जाए और मौजूदा इंडस्ट्री को हिट ना किया जाए। आई अंडरस्टैंड। वॉलंटरी टैक्स कंप्लाइंस स्कीम के हवाले से अब ये खबरें तो सामने आ गई हैं कि IMF ने कह दिया कि जी ठीक है, एक तो इस पर जाएँ, और दूसरा जितने ज़्यादा ताजिर हजरात को आप इस नेट में ला सकते हैं आप ले आएँ। और हमारी जो हुकूमती अहदाफ टारगेट है वो तो ये है कि जी तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा के लोग इंशाल्लाह, या कम से कम 10 लाख लोग तो टैक्स नेट में आ ही जाएंगे इस स्कीम के तहत। और अब देखें 29 फरवरी, आज हम बैठे हैं 19 फरवरी, 10 दिन है। अभी तक की फिगर्स को देख लें और 10 दिन में कितनी ज़्यादा वॉलंटरी तरीके से लोग आएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ये 10 लाख क्या शायद 25 या 30 हज़ार ताजिर भी बड़ी मुश्किल से आए। अग्री करते हैं इससे? देखिए, बेसिकली हम और गवर्नमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट एक पेज पे थी और एक पेज पे है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। और ये जो इसको एक पेज पे कब से काफ़ी पुराने, देखिए उसकी वजह ये है, लेकिन उसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। आउटपुट ये जो हमने गवर्नमेंट को सारे सजेशन दिए थे, इस वक्त से मैंने भी 1-2 मीटिंगें उससे अटेंड करी थी इसी गवर्नमेंट के तहत, और उन्होंने जो अपनी कमेटीज़ बनाई थी, मैं भी उस कमेटी में मौजूद हूँ। लेकिन जो थीम थी ना, एक तो ये कि IMF का बड़ा प्रेशर है और बस आप अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे एमनेस्टी के लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, और थीम ये थी कि इसको इस तरह करें कि लोग ज़्यादा नेटवर्क पे आ जाएं और टैक्स पेयर आ जाएं। अगर आज वो थोड़ा सा पैसे देते हैं तो 2 या 3 साल बाद हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है कम से कम 50-50 हो जाए। जो अब इस वक्त जो अनडॉक्यूमेंटेड, तो पहले भी है ना खालिद साहब, देखें कि मैं आपको कम से कम 8 इस तरह की स्कीम्स इससे पहले गिनवा सकता हूँ। आप 100% सही कह रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। असल में स्कीम के साथ एक लोगों का माइंडसेट है पूरे मुल्क के अंदर। देखिए, ये प्रॉब्लम हमको नहीं है, हम लोग तो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, चैम्बर्स वाले, फेडरेशन वाले और जो बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रॉब्लम है वो दुकानदार जो करोड़ रुपए की दुकानें भी रखते हैं, करोड़ रुपए की सेल्स भी करते हैं और वो टैक्स नेटवर्क में नहीं है। उनके ना होने की वजह से हम भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जब वो हमसे बिल नहीं लेते तो हम क्या करेंगे, वो हमें ऑफिशियल पेमेंट नहीं करते, तो एक इंडस्ट्री और एक बड़ा होलसेलर क्या करेगा।
तो ये प्रॉब्लम हमें भी हैं और हम भी ये चाहते हैं कि वो टैक्स नेटवर्क में आए इस तरह से। और हमने उनको बड़ा एजुकेट भी किया, कोशिश भी की है कि मैक्सिमम लोग इस नेटवर्क में आ जाएं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के साथ जब ये बजट आया उसके बाद से डिस्कशन शुरू हुए और अगर मैं गलती हूँ तो 12 अगस्त को हम एक कंक्लूजन में पहुँचे कि इस स्कीम का दायरा कार ये होगा और इस तरह से ले आएंगे। गवर्नमेंट ने जो टोटल एम्फसाइज किया इसके ऊपर कि आप इसमें फिक्स एसेट्स में नहीं लगा सकते, इसको ये नहीं कर सकते, बहुत सारे इफ एंड बट्स लगा दिए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग टैक्स नेटवर्क में आए तो लोगों का एक एतमाद बढ़ाना था, उस एतमाद के तहत तो आ जाएंगे। आज जनरल परसेप्शन ये है पूरे मुल्क के अंदर, खासतौर पर छोटे ताजरों का, कि अगर आप एक दफ़ा टैक्स नेटवर्क में आ गए तो आप फंस गए, फिर आपके लिए निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पिछले सालों में प्रूव भी होता रहा कि आप जो टैक्स पेयर है उसी को आपने छोड़ते हैं, वही देखते हैं कि शायद आखिरी खतरा रह गया हो वो भी टपक जाए, बजाय इसके कि हम नए टैक्स पेयर्स को अट्रैक्ट करें या उनको नेटवर्क में लेकर के आएँ। अच्छा, जब टैक्स की ज़ाहिर कलेक्शन कम होगी, अब जैसे इस फिस्कल का जो टारगेट है वो है 3.1 ट्रिलियन रुपीज़, कभी भी हमने बड़ी मुश्किल से करीब आते हैं, कभी भी टारगेट तो अचीव नहीं किया रेवेन्यू कलेक्शन का। अब अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलायंस है वो बेसिकली शेड्यूल बैंक्स पर है। 3 महीने का टी बिल हो, 6 महीने के टी बिल हो, 12 महीने के टी बिल हो, ठीक है उनकी कट ऑफ फील्ड में कुछ कमी हुई है लेकिन इसके ज़रिए ही रेज़ किए जाते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद ये कहता है कि बैंक्स की जितनी भी लिक्विडिटी है उसका तकरीबन 85% गवर्नमेंट पेपर्स में लगा हुआ है। फिर जब हम बात करते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग हो रही है, इसलिए कि जाहिर है जब आपको और मुझे पैसे मिलेंगे तो हम ज़ाहिर है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेंगे, उस पर काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। जब हम देखते हैं तो फिगर्स इस माली साल के पहले 6 महीने की थी कि जी प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट ऑफटेक पिछले साल में हुई थी, पिछले माली साल में वो 208 अरब रुपए थी, इस दफ़ा पहले 6 महीने में 212 अरब रुपए हो गई। लेकिन जब उसको एनालाइज करें आप तो ये जितनी भी पैसा दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को वो वर्किंग कैपिटल के लिए बाय एंड लार्ज दिया गया है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नहीं दिया गया। तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? देखिए, ये भी हम एक बड़ी अलार्मिंग स्टेज में हैं। आज एक हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आबादी 65% आबादी बिलो 30 ईयर्स है। That's the point, actually very important point, कि जब हमारी आबादी इतनी ज़्यादा आबादी यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है तो इसका फ़ायदा हम क्या उठा पा रहे हैं, ये बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब, यूथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा नहीं उठा पाए हम। जितना प्लस पॉइंट है ना, इसी के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आने शुरू होंगे और हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक काम बड़ा अच्छा किया इस दौरान कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो बड़ी बेहतर हो गई है और ख़ास तौर पे कराची के अंदर किडनैपिंग, फॉरेंसम, पर्चियाँ, ये काफ़ी 80-90% कम हो गई हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ा है, अगर आप फिगर्स उठा के देखें। और स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की बड़ी वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका यूथ जो पढ़ करके आ रहा है, एक माँ जो है वो बच्चे को पढ़ाती है, एक बाप बच्चे को पढ़ाता है अपना पेट काट के, पैसे बचा के कि ये डिग्री होल्डर होगा, ये MBA होगा तो पता नहीं कितना घर में खुशहाली रहेगी जो आनी चाहिए। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन करके निकल रहा है तो उसके पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट का काम नहीं है, सारे जॉब गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हों जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मुल्क में इंडस्ट्री लगे और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो प्राइवेट सेक्टर का काम है। लेकिन आज हो ये रहा है कि जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो बैंक से, बैंक के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है कि गवर्नमेंट को टी बिल्स में पैसे दे दिए जाएँ। और ये अगर अभी भी आप स्टॉक में रिजल्ट लगा के देखें तो बेस्ट रिजल्ट बैंक्स के आ रहे हैं क्योंकि उनकी अर्निंग सबसे अच्छी है और सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक प्राइवेट सेक्टर को पैसे देते हैं तो ये डाउटफुल होता है कि 3 साल के लिए कर्ज ले रहा है, अगर 3 साल में होंगे या इसके 6 साल लग जाएंगे। इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्री लगाई है उसकी ये जो फिजिबिलिटी बनाई है या पे बैक पीरियड बनाया है, ये टाइम पे पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन टी बिल्स वो मालूम है गवर्नमेंट की गारंटी है, दिस इज सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी आबादी किस हिसाब से बढ़ रही है, लोग किस हिसाब से हर साल आ रहे हैं, और क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्री में देखें तो नहीं आ रही है, सिवाय एक एनर्जी गवर्नमेंट ने फोकस किया। डेफिनेटली इससे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी कि एनर्जी की हमारी बड़ी लैग थी, और एनर्जी की वजह से वो आज पिछले 10 साल से मुल्क में या 8 साल से मुल्क में जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी बल्कि लगी हुई भी बंद हो गई। अब इसी पे सवाल, अक्सर हम आप जब भी बैठते हैं कहीं भी डिस्कशन होती है, हम ये कहते हैं कि जी एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ में कम से कम 2% की कमी होती है। अगर पिछले माली साल में ये 4.2% थी तो शायद ये 6.2% हो जाती अगर एनर्जी के मसाइल ना होते। बिल्कुल ठीक। फिर ये भी कहते हैं कि जी चूँकि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज ये देखा जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर जो व्हीकल्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स है, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं की जाती। इसकी वजह से भी हमारी जीडीपी को तकरीबन 2 से 3% का नुकसानात का सामना करना पड़ता है। यानी सिर्फ इन 2 चीज़ों पर ही फोकस रखें तो 4% की जीडीपी ग्रोथ तो सिर्फ इसी से आ गई। अब ये जो एलएनजी के हवाले से एग्रीमेंट हुआ है कि ये 2016 से लेकर 2031 तक 15 साल का तकरीबन $1 बिलियन हर साल जो हम पे करेंगे, उसमें एक क्लॉज भी है जो हमने डिस्कस की थी अपने प्रोग्राम में कि आप ख़रीदें, अगर नहीं भी ख़रीदा तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। जी, क्या कहेंगे इस बात? देखिए ये तो मुल्क की शदीद ज़रूरत थी कि आपने एलएनजी, और मैं समझता हूँ अभी जो कतर से माहिदा हुआ है ये बड़ा बेहतर हुआ है, और ये उस वक्त हुआ है जब ऑयल प्राइसेस जो है वो बड़े नीचे आए हुए थे। यही माहिदा जब आप पहले करने जा रहे थे तो उस प्राइस में और आज के प्राइस में एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये उससे मटेरियलाइज नहीं हुआ जब प्राइसेस बहुत ऊपर थे। कभी कभी अल्लाह की कुछ डिले जो है वो अल्लाह की तरफ से बेहतरी साबित होती है, तो आपने वो बेहतर किया। लेकिन एलएनजी आपने, मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट फोकस्ड है शायद 2018 तक एनर्जी क्राइसिस पे तो आप काबू पा लेंगे, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें आपने करनी है इंडस्ट्री की तरफ, 2018 तक आपने ये काबू पाया। अब आपने कहा जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं, अब इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तो वो इंडस्ट्री में भी 5 साल लग जाएंगे। तो फिर आपका टारगेट 2023 तक हो गया। 2023 का मतलब ये हो गया इन 7 साल में जो आज आपका लड़का 28 साल का है वो 35 साल का हो गया, एंड ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये तो जो भुट्टो साहब ने स्कीम की थी कि अपने लोगों को बाहर भेजा, आज हमारी मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी वही है तकरीबन। हम 17, आप ये देखिए हमारी साल में रेमिटेंसेस 18.5 बिलियन एग्जैक्टली हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है। साल के पहले अगर 7 महीने की फिगर्स देखें 11.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही है। तो वो हम, लेकिन आज जो ग्लोबल सिचुएशन है, आज हम अपना मैन पावर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह हमने भुट्टो साहब के दौर में किया और लोग बाहर गए। आज नहीं हो सकता। आज तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अपनी कतर भेजेंगे, कतर अपने लोग से ये आया कि 1 लाख के करीब पाकिस्तानी कतर में अगर आप 1 लाख भेज भी देते हैं तो वो उससे आपकी एक्सचेंज उसमें रेमिटेंसेस में वो असर नहीं पड़ेगा। आपको फोकस करना है कि आपने जो रेमिटेंसेस आ रही है ना खालिद साहब जी वो यूएई से ही आ रही है कि पिछले माली साल में भी ऐसा था। पिछले माली साल में जीसीसी कंट्रीज से अगर टोटल 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थे तो सिर्फ अपने जीसीसी कंट्रीज से आप देख लें तो 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थे। सिर्फ आप सऊदी अरब से देखें तो 5.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर। साहब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बिल्कुल अब अगर हम करेंगे तो हम इंडस्ट्री के मौजूद बैठ के इस पर आ जाएंगे कि आप जो लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्किल्ड लेबर कर रहे हैं, अनस्किल्ड कर रहे हैं। आपने स्किल्ड लेबर करने के लिए हमने कितने वोकेशनल सेंटर खोल रखे हैं, हम कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पूरा एक घंटे का मौजू है। इसको आप लें, यहाँ पे भी हम फेल हैं, हमने यहाँ पे भी कोई काम नहीं किया। हम अपने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे के एक स्किल्ड करें थोड़ा सा, चाहे वो प्लम्बर की काम कराएं, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम कराएं, आप स्किल्ड करके भेजें। आप ऐसे रॉ मजदूर उठा के भेज देते हैं। हमारा मजदूर दिन रात मेहनत करके, बहुत सारे ममालिक आपको जीसीसी में यूएई में नजर आएंगे जिन्होंने पूरे मुल्क बना दिए। ये बताएं खालिद साहब कि अभी आपने ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात की, अगर ऑयल प्राइसेस को देखें तो जून 2015 से लेकर अभी तक देखें तो तकरीबन 70% की डिक्लाइन हुई है, कमी हुई है, प्राइसेस में कमी हुई है। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो ये है कि जी रशिया और सऊदी अरेबिया जो दोनों टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, आपस में एक किस्म की अग्रीमेंट हो सकता है कि हो जाए, और साथ ही साथ फिर ईरान और इराक की भी आपस में बातचीत होगी तो आउटपुट में कमी होगी। और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस रीबाउंड होंगी। अगर रीबाउंड होती हैं तो एलएनजी प्रोजेक्ट
जो एग्रीमेंट साइन किया उसकी वजह से, और ये जो प्राइसेस में एस्केलेशन होगी ऑयल की उसकी वजह से इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, एक बात तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर अब प्रोड्यूसर्स ईरान भी मार्केट में आ गए जो पिछले 10-15 साल से आउट था, उसको भी माल अपना ऑयल बेचना है, तो प्राइस एस्केलेशन कोई अगर समझता है कि दोबारा कोई 50 या 60 डॉलर हो जाएगी, नहीं होगी, मेरा ख्याल नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर भी एक बड़ी गलती कर रहा है कि आपने रेवेन्यू का जिक्र किया कि रेवेन्यू टारगेट, इन्होंने जो ऑयल की इंपोर्ट पे सेल टैक्स है वो तकरीबन ये 54% के करीब तक ले गए, 54। इनको ये चाहिए कि ये पास ऑन करें टू इंडस्ट्री ताकि हम एक कंपटीशन में आए। आसपास की जो हमारे रीजन आए थे कराची, शायद 3 रुपये बिजली के फी यूनिट में कमी के हवाले से बात हुई थी, वो देखिए अभी तक वो मटेरियलाइज कल तक की तारीख तक तो नहीं हुई थी, कहते जी पाइपलाइन में है, वो किस तरह करते हैं, कुछ कहते हैं जी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज में कम हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं है। जो बात प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है वो बेसिक प्राइसेस में कम करने का है, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर हैज़ कमिटेड कि 1 जनवरी से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान में होगा। नोटिफिकेशन कोई आया है? अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन। और जो के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं, अभी तक अनऑफिशियली जो बातचीत ज़बानी, वो कहते हैं जी हम रेट कम नहीं करेंगे, हमारे पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहा है दिसंबर में, आज हम बैठे ऑलमोस्ट एंड ऑफ फरवरी में, उस और इस वादे के साथ कि जनवरी में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जो ऑयल प्राइसेस गिरे हैं इससे आपकी इंडस्ट्री को, आपकी इकॉनमी को बूम आना चाहिए। अगर ये खर्चा जो है बजाय इसके कि आप अपना रेवेन्यू पूरा करें और रेवेन्यू सरप्लस आप ये पास ऑन करें टू द पब्लिक में जाएंगे तो आप लोगों का परचेजिंग पावर जो है बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलेगा। आज आप एक शर्ट पहनते हैं वही दोबारा पहन लेते हैं, कल आप कहोगे यार मैं एक और खरीद लेता हूँ, ये मेरे पास सेविंग है। तो वो इकोनॉमी की जो पहिया है वो अभी तक गवर्नमेंट ने उस तरह चलने नहीं दिया। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो बाय एंड लार्ज तो ये ख्याल जाहिर किया जाता है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 30% जो कॉस्ट आती है वो एनर्जी की वजह से ही आती है। अभी जो थोड़ी बहुत कमी हुई है पाकिस्तान में, इसका इम्पैक्ट क्या है आप समझते हैं? देखिए बड़ी मामूली कमी है, बहुत मामूली कमी है। जो आपको हमारे यहाँ गैस एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने का, वो हमने प्रैक्टिकली ज़ाया किया। हमने अपने वो रिसोर्सेज अगर आप इंडस्ट्री को देते, देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आज भी अगर आप चाइना चले जाएँ तो जितने उनके पास गीजर्स लगे हुए हैं दे ऑल आर सोलर। एक दफ़ा उसकी कैपिटल कॉस्ट आप दे दें, आप गवर्नमेंट को चाहिए उसको लीज पे करें कि जी ये 25,000 रुपये का है, आप इसको लीज पे कर लें। जो आप गैस का बिल देते हैं वो आप यहाँ पेमेंट करते रहिए, आपकी कैपिटल कॉस्ट एक ज़रूर आएगी, इसके साथ आपका टोटल गैस जो है वो सेविंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे तवज्जो दे, कुछ करे। और एडवोकेज़म असल में एक प्रॉब्लम भी एडवोकेज़म है। इससे पहले गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा 5 साल पूरे किए, वरना जो भी सोचा रहा वो दूसरा 2-4 साल हमने रहना है और 2-4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो सारी पॉलिसी जो है वो एडवोकेज़म पे चलती थी, बेस्ड ऑन 2 years 3 years। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बैठ के बनाएं, कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, बिल्कुल वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, उसमें चेंज जो है वो ना हो। एटलीस्ट उसमें ये कंडीशन रखें कि असेंबली में अगर चेंज करना चाहे तो विद 2/3 मेजॉरिटी से चेंज करें, ताकि सारी पार्टियां जो हैं वो ऑन बोर्ड हों। हमें ऐसे इक़दाम करने हैं जो लॉन्ग टर्म्स पे चलें, वरना हमारे लिए, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये जो 65% यूथ आ रही है डेट विल बी अ बिग थ्रेट फॉर द कंट्री इवन, क्योंकि अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, आज आप जिन चीज़ों पर काबू पा रहे हैं वो दोबारा आपके लिए एक थ्रेटनिंग होंगे। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जब भी रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टेज आती है, ज़ाहिर है उसका खमियाजा तो सबको ही भुगतना पड़ता है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। इस माली साल का जो टारगेट है 3.1 ट्रिलियन रुपीज़, अगर ये नहीं होता और फिर इसी तरह डेट सर्विसिंग में कोई 1 ट्रिलियन रुपीज़ आपने देने हैं, तो आप इसमें 33% तो अगर आपकी कलेक्शन हो भी जाती है वो तो सिर्फ डेट सर्विसिंग में चला गया। मैं डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग की बात करूँ। आपकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं फिर उसमें आप ज़ाहिर कटौती करेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल तो आपके माउंट होते जाएंगे, उसका इम्पैक्ट तो डायरेक्टली इंडस्ट्री पे आएगा। पिछले 47 से आज तक यही होता रहा है। जहाँ हमारे पर डेफिसिट होता है हम डेवलपमेंट जो एक्सपेंसेस जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं बाज़ जगह के ऊपर, और आप
पेपर रिलीज नहीं करते। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 60-70% कंप्लीट हुए, अगले साल के बाद फंड नहीं हुआ, उसको ड्रॉप कर दिया गया, फिर उससे अगले साल फिर दोबारा वो हुआ, और जब 4 साल बाद आप उसको तकमील करने के लिए गए तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने 70% खर्च कर रखा था और 30% रह गया था, वो 30% बढ़ करके उस 70% से ज़्यादा हो गया, जो इन्फ्लेशन के तरीक़ेकार चला। बिल्कुल ठीक। तो पहली बात तो ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए जाए, और डेवलपमेंट तो इस मस्ट। और देखिए ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, अब गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से उनका रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल आ रहा था, वो उन्होंने सेल टैक्स बढ़ा के कमी करी। आपने कहा लोग देते हैं, कुछ नहीं देते। देखिए हम लोगों ने जो एम्फसाइज़ किया हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में किया हुआ है। आज कोई शख्स ऐसा नहीं है जो टैक्स ना देता हो, चाहे वो एक छोटे से छोटा आदमी हो, क्योंकि उसके घर का बिजली का बिल आ रहा है वो टैक्स दे रहा है, वो एक टेलीफोन का कार्ड खरीदता है वो टैक्स दे रहा है। विथहोल्डिंग टैक्स इतना ज़्यादा है। जी एग्जैक्टली। तो टैक्स, अब नॉन टैक्स पेयर तो कोई भी नहीं है अगर आप देखें, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पे है या नहीं है। जो एक 10 करोड़ रुपए साल की कमा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट डिफिकल्ट जॉब। अगर विल हो ना खालिद साहब, तो जब पता है, मुझे हर चीज़ पता है। देखें बिजली का बिल मैं बैंक में ही जमा कराता हूँ ना, बच्चों की फ़ी भी बैंक के थ्रू ही जमा होती है, कैसे नहीं हो सकती डॉक्यूमेंटेशन? देखिए सबसे बड़ी बात ये, बड़े में और छोटे में फ़र्क होना चाहिए। मैं भी, अब मेरा अगर ₹1,00,000 का बिल आ रहा है बिजली का महीने का, तो मैं उस पर टैक्स की कटौती कर रहा हूँ। एक आदमी का 2,000 या 3,000 रुपये आ रहा है, जो एक पंखा और एक वो चला के वो भी टैक्स दे रहा है। हमें अब पॉवर्टी को अपलिफ्ट करना चाहिए, हमें समझ चाहिए हम इसको कंट्रोल किस तरह करें। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दी पर्सन वो सब पे जा रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। गवर्नमेंट से पैसे कमा रही है लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो रहा। जब तक आप मुल्क में पॉवर्टी ख़त्म नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे एक्सपेक्ट पे सोचना है। एक थिंक टैंक बैठे हैं मुल्क के अंदर जिस तरह बाहर होता है, और वो अपनी प्रायोरिटी जो है वो आइडेंटिफाई करें, सिवाय एक एनर्जी के जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी कि दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो वहाँ तक पहुँच भी गए। आज हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि हमारी एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी जीडीपी जो कम है, डेफिनेटली कम है। हमारा नॉर्थर्न एरिया है, कोयटा के आगे का एरिया है, यहाँ फल फ्रूट जो है वो सड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास निज़ाम नहीं है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है जो वहाँ से ये फ्रूट आ सके और एक्सपोर्ट हो सके, क्वालिटी फ्रूट। तो बेहतर ये हम इन चीज़ों पे तवज्जो दें और इसमें प्राइवेट सेक्टर करे, गवर्नमेंट ना करे। गवर्नमेंट वो स्कीमें दे, गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव्स दे जिससे इन्वेस्टमेंट्स हो और वो चीज़ें जो हैं वो आके कराची आए, पोर्ट की तरफ आए और ये एक्सपोर्ट हम कर सकें। अच्छा, यही सर्विस एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो सर्विसेज का अगर हम अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शेयर देखें 54% से ज़्यादा का, यानी ज़्यादा जो एक्चुअली हमें फोकस रखना चाहिए वो सर्विसेज पे ही रखना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स अभी तक की अगर देखें तो ये जो 3.8% की हम ग्रोथ देख रहे हैं तो काफ़ी इंकरेजिंग है। देखिए ये वाइस सेक्टर लार्ज स्केल जहाँ हम अपने टारगेट्स पे कम, हमारा टारगेट भी 3.8 का ही था, हमने वो अचीव किया। दैट इज़ द ओनली सोर्स। अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे आ जाए तो हम नहीं अचीव कर सकते, किसी टारगेट को भी नहीं कर सके। लार्ज इंडस्ट्री इसलिए कि हमारे पास टेलीकॉम में बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, फिर कोल सेक्टर हमारा एक्टिव हो रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन लार्ज स्केल पे आप मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क की बैकबोन होती है स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। वो अगर होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, वैल्यू एडिशंस होंगी। लार्ज स्केल पे आप वो नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट का जो आप। उसके लिए तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए कि देखें अगर बैंक सिर्फ आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए नहीं देंगे तो कहाँ से आप जाएंगे। गवर्नमेंट को भी पाबंदी लगानी चाहिए कि हर बैंक अपने इस पोर्शन जो है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा, ये एक्सपोर्ट फाइनेंस करेगा। इट्स रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खालिद साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।